तो आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम लोग ऑप्टिक्स के तीसरे नेचर क्वांटम नेचर से शुरू करेंगे और यहीं से मॉडर्न फिजिक्स का रास्ता क्लियर होगा, जैसा कि मैंने कल चर्चा में कहा था। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि हमने कल अपने आखिरी चर्चा में कहा था कि 1887 ईस्वी में हेनरी हर्ट्ज ने सबसे पहले कुछ ऐसी घटनाएं देखी जिससे कि प्रकाश के वेव नेचर पर कुछ सवाल खड़े हो गए। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं हेनरी हर्ट्ज ने देखा जिससे कि प्रकाश के वेव नेचर पर सवाल खड़ा हो गया। आइए शुरू करते हैं। हेनरी हर्ट्ज ने देखा कि कोई मेटेलिक सरफेस पर, यह हमारा मेटेलिक सरफेस है, स्पेशली सोडियम, पोटासियम, ये सब, जब इस पर लाइट इंसिडेंट होता है तो इसके सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो भी इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न गतिज ऊर्जा से, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी से निकलता है। और इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी लाइट के इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करता है। लाइट की इंटेंसिटी घटाने या बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी का, अधिकतम काइनेटिक एनर्जी का मान नहीं बदलता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी के घटाने और बढ़ाने से लाइट का काइनेटिक एनर्जी, इमिटेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी घटता बढ़ता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसका काइनेटिक एनर्जी घटता बढ़ता है फ्रीक्वेंसी के घटाने या बढ़ाने से। और ये भी देखा गया कि एक खास सीमा से कम कर देने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा गया। साथ ही साथ ये भी देखा कि लाइट पड़ने में और इलेक्ट्रॉन निकलने में कुछ समय का लैग, समय का गैप नहीं होता है। बहुत छोटा समय, लगभग 10⁻⁹ सेकंड का गैप होता है। यानी यह एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। यानी आप ये भी नहीं कह करके निकल सकते हैं कि मेटेलिक सरफेस गर्म हुआ होगा तब इलेक्ट्रॉन निकला होगा। तो वेव नेचर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इमिटेड इलेक्ट्रॉन का, जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसका निर्भर करना चाहिए लाइट की इंटेंसिटी पर हेनरी हर्ट्ज के अनुसार, हेनरी हर्ट्ज ने जो देखा उसमें काइनेटिक एनर्जी निर्भर नहीं कर रहा था, डिपेंड नहीं कर रहा था इंटेंसिटी पर, अर्थात वेव नेचर यहाँ काम नहीं कर रहा था। तो पहले इन्हीं बातों को हम मेंशन करते हैं। इन 1887 हेनरी हर्ट्ज observes that when light incident on metallic surface, then electrons are ejected out from it। तो इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है। हम यहाँ पर उनके द्वारा जो भी ऑब्जर्वेशन हुआ उसको हम वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। देयर आर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। पहले मैं इस बात को यहाँ थोड़ा सा जिक्र कर देना अच्छा रहेगा। एजेक्टेड आउट फ्रॉम इट, थोड़ा सा मैं इस बात का यहाँ जिक्र कर देना चाहता हूँ।
द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या द इमिटेड इलेक्ट्रॉन electrons are called photoelectrons and the current and the current अच्छा रहेगा and the current due to these photoelectrons are called photoelectric current and this phenomenon is called photoelectric effect. And this phenomenon is called photoelectric effect. पहले मैंने चर्चा यहाँ कर दिया कि भाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, तो मैंने कहा कि इन 1887 में हेनरी हर्ट्ज ऑब्जर्व्स दैट, हेनरी हर्ट्ज ने देखा कि व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस, जब लाइट मेटालिक सरफेस पर इंसिडेंट होता है, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट फ्रॉम इट, तो इस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कर रहा हूँ, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के बारे में. द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं. फोटो मतलब प्रकाश, प्रकाश की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. एंड द करेंट ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करेंट, और इस निकले हुए इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट हमें मिलता है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. साथ ही साथ यह घटना, कौन सी घटना, जो प्रकाश किसी मेटालिक सरफेस पर पड़ता है और उससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं. अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस ऑफ हेनरी हर्ट्ज. देयर आर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑफ हेनरी हर्ट्ज. यहां पर एक बात आप कह सकते थे कि ऑब्जर्व दैट व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हालांकि लाइट पड़ने पर ऐसा देखा, लेकिन उस समय में जो पहली बार देखा तो उस समय तो कुछ सुटेबल फ्रीक्वेंसी ऐसा कुछ तो शुरू में देखा नहीं, वो बाद में उन्होंने जब प्रयोग किया तो देखा. लेकिन आप कह सकते थे कि व्हेन लाइट इंसिडेंट, व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आप चाहे तो जोड़ सकते हैं ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस. ठीक है, चूँकि हर लाइट से तो ऐसा होगा नहीं, इसलिए मैंने सुटेबल फ्रीक्वेंसी शब्द जोड़ दिया. पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस, देन इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट विथ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. When light incident on metallic surface, then electrons ejected out with different काइनेटिक एनर्जी. पहला घटना ये देखा. दूसरा देखा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द मैक्सिमम
value of kinetic energy of ejected electrons। निकले हुए इलेक्ट्रॉन के अधिकतम गतिज ऊर्जा पर इंटेंसिटी का कोई असर नहीं होता है। यही वेव नेचर पर सवाल खड़ा कर रहा है। तीसरा देखा कि फ्रीक्वेंसी घटाने पर मैक्सिमम वैल्यू जो काइनेटिक एनर्जी का वो घटने लगता है। विथ डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द मैक्सिमम वैल्यू of kinetic energy of electrons decreases, घटता है। and when frequency is below a certain value, then ejection या emission of electron हाँ ठीक है, आर स्टॉप्ड। तो इलेक्ट्रॉन का इमिशन जो है वो बंद हो जाता है। तो वह मिनिमम वैल्यू फ्रीक्वेंसी का जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का इमिशन स्टॉप हो जाता है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी is called threshold frequency। ये लाइन मैं बाद में लिखूँगा, इसमें और बात लिखूँगा कि वह कम से कम मान जिसके पास इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है उसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बारे में हम और अगली बात करेंगे, पहले इतना आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर कह रहे थे कि विथ डिक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस एंड व्हेन फ्रीक्वेंसी इज बिलो अ सर्टेन वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एक खास मान से नीचे होता है, देन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर स्टॉप्ड, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है। अब यहाँ से आगे देखिए, हम इसी पर बात पर लिखेंगे ऐसे, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का वो मान, द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी का वो मान, बिलो विच, जिसके नीचे, बिलो विच द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। बिलो विच द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्टॉप्ड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान अल्कली मेटल के लिए कम होता है। द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज स्मॉलर for alkali
मेटल या मेटल्स। बात समझ गए? तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के लिए आप लोग 11th ग्रुप बोलते हैं ना, ये अब हम लोग फर्स्ट ग्रुप उसको कहते थे, तो उसके लिए वो इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, इसीलिए उसके लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मान यानी वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा एक तरफ बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ भी कर सकते हैं जहाँ के बाद बंद हो जाएगा निकलना, नीचे आएगा तो बंद हो जाएगा, ऊपर आएंगे तो निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ओके, और उसका मान कम होगा अल्कली मेटल के लिए। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट्स। लाइट इंसिडेंट होने में और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कोई टाइम का लैग नहीं होता है। देयर इज नो टाइम लैग, मतलब गैप होता है, लैग मैं लिख देता हूँ अप्रॉक्स 10⁻⁹ सेकेंड बिटवीन लाइट इंसिडेंट ऑन मेटल एंड emission of electron। बात समझ रहे हैं? कोई समय का गैप नहीं होता है, हालांकि मैंने जिक्र कर दिया है कि जो गैप है वो 10⁻⁹ सेकेंड का। अगर चूंकि एक बार ये पूछ दिए हुआ है इसलिए मैं इस पर फोकस करता हूँ। अर्थात emission ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, डेट इज emission of electron is an instantaneous process। अब आपके मन में एक सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर जब इंटेंसिटी का कोई प्रभाव नहीं है, तो हाँ इंटेंसिटी का प्रभाव है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर नहीं है, लेकिन किस पर प्रभाव है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रति सेकंड कितना निकलेगा वो निर्भर करता है लाइट की इंटेंसिटी पर। ज़्यादा इंटेंसिटी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड वो ज़्यादा होगा, और इंटेंसिटी कम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकंड कम होगा। एच वी इंक्रीज, वी मतलब जैसे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर चलिए हम हेनरी हर्ट्ज के बारे में बात करें, इसलिए लिखते हैं कि विथ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, विथ इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट maximum value of kinetic energy remains constant, but the number of electrons emitted per second is increases, but number of electrons emitted per second is increases। बात समझ रहे हैं? ये अलग है, यानी कि ये पहले यहाँ से 1 से शुरू हुआ है और यहाँ 5वां पॉइंट से। तो आप समझ गए हैं कि इंटेंसिटी का क्या असर होने वाला है, फ्रीक्वेंसी का क्या हो रहा है। फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, भले हम कितना भी इंटेंसिटी घटा बढ़ा ले। समझ रहे हैं? सिर्फ इंटेंसिटी से इलेक्ट्रॉन की संख्या पर असर होता है कि प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा या कम निकलेगा। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी पर असर नहीं होता है इंटेंसिटी का। बात समझ गए? काइनेटिक एनर्जी पर, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पर असर सिर्फ फ्रीक्वेंसी का होता है, और फ्रीक्वेंसी का मान एक निश्चित सीमा से कम कर देने पर इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाता है, जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पूरे ऑब्जर्वेशन से क्लियर है कि इंटेंसिटी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है काइनेटिक एनर्जी पर, जबकि वेव थ्योरी से ऐसा होना चाहिए था। वेव थ्योरी कहता है, वेव थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, एंड इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती होता है।
तो जब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है और यहाँ a² है, यानी काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी पर असर होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो रहा है, यानी वेव थ्योरी यहाँ पर फेल्योर दिख रहा है। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी लंबे वक्त तक, जैसा कि मैंने कहा कि 1887 से 1905 के बीच में कोई एक्सप्लेनेशन इसका नहीं आया। 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिस पर कि अभी हम बात करेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। तो सारा घटनाक्रम समझ में आया। इस लाइन को आप और अच्छा बना सकते थे, एक लाइन इसमें और जोड़ देते कि विथ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक इंक्रीजेज एंड विथ डिक्रीज ऑफ, तब आगे यानी एक लाइन ऊपर में और जोड़ सकते थे। वैसे मीनिंग पूरा है। अब हम लोग देखते हैं आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, जो घटनाएं देखा गया, इस पर हम विचार करते हैं। आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कह सकते हैं आप। बात समझ में आया? आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन ने इस बात को खारिज किया कि प्रकाश जो है वो सिर्फ वेव है या सिर्फ पार्टिकल है। उन्होंने कहा कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, कभी कभी यह पार्टिकल की तरह बिहेव करता है और कभी कभी यह वेव की तरह बिहेव करता है। तो कुछ घटनाएं जो वेव की वजह से दिखता है, कुछ घटनाएं जो पार्टिकल की वजह से दिखती है। तो इन 1905 ईस्वी में Einstein assumed that light has dual nature. Sometimes ये समटाइम्स कहने के से ज़्यादा अच्छा होगा कि सम फिनोमिनन्स आर ड्यू टू पार्टिकल नेचर एंड सम फिनोमिनन्स आर ड्यू टू वेव नेचर। सम फिनोमिनन्स appear due to particle nature and some phenomenon due to wave nature. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन ने कुछ एजम्पशंस लिए टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन assumed to explain the photoelectric effect, some assumptions are taken. Some assumptions. पहला क्या उन्होंने कहा कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज नहीं करता है, डिस्क्रीट क्वांटम में करता है, अलग अलग टुकड़ों में करता है। और लाइट के
क्वांटम को हम फोटोन कहते हैं, और उसका एनर्जी जो है सो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पढ़े होंगे, E बराबर h न्यू। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, source of light does not emit energy continuously, but in discrete quantum. The light quantum is called photon. The light quantum is called photon. इसे क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। दूसरा बात, energy of each photon is proportional to frequency of light, that is equal to h nu. Energy of each photon is proportional to its frequency, that is E proportional to nu या E equal to h nu, where h जो है इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका मान 6.62 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड होता है। ओके, उसके बाद ये इतना शोर क्यों हो रहा है? तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ऐसा उन्होंने कहा, ये तो हम मान लिए। एक और बात मैं भी कहने वाला था, मेरे दिमाग से स्किप कर गया। जब मैं ये लिख रहा था मेरे दिमाग में आया था, हाँ, जब लाइट किसी मेटेलिक सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो मेटेलिक सरफेस का इलेक्ट्रॉन एक बार में, हर एक इलेक्ट्रॉन एक कंप्लीट फोटोन ऑब्जर्व करता है। ये नहीं कि वो आधा फोटोन का एनर्जी ऑब्जर्व करेगा या 1.5 फोटोन का एनर्जी ऑब्जर्व, ऐसा नहीं होता है। एक कंप्लीट फोटोन का एनर्जी ऑब्जर्व करता है, यानी ईच इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व्स द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, एनर्जी ऑफ एक कंप्लीट फोटोन, मतलब टोटल जो उसका एनर्जी है वो, ये नहीं कि वो उसको टुकड़ा टुकड़ा में नहीं जाएगा, वो ऐसा नहीं होता है। Electrons of metal absorbs the total energy of a photon, किसी फोटोन के पूरे एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। अब देखिए नाउ, इस सब मान्यताओं के हिसाब से आइंस्टीन अब एक्सप्लेन करना शुरू करता है। तो इसको एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आपको एक छोटा सा टर्म जानना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसे फाई से जनरली लोग दिखाते हैं। ये जानने के बाद ही हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, समझ पाएंगे वर्क फंक्शन क्या होता है। तो हर एक मेटल का अपना एक गुण होता है कि वह कम से कम कितना एनर्जी लेगा, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। समझ रहे हैं? और ये हर मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसा कि मैंने कहा कि अल्कली मेटल के लिए इसका मान कम होगा, वो आसानी से एनर्जी, आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो ये क्या है? तो द मिनिमम वैल्यू of
energy required by a metal to release an electron is called work function। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि अगर किसी मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से लिखें हम, तो अगर फ्रीक्वेंसी न्यू का मान न्यू जीरो से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। मेरे पास तो जगह नहीं है कि मैं आगे बात करूं, लिखो, समय भी नहीं है कि आज रहने दें कहाँ तक, क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं है अब आगे एक्सप्लेन करने का। तो आज यहीं तक रखते हैं, कल हम इससे आगे बात करेंगे, हमारे पास जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है।